अगर मुझे कभी कोई कैरेक्टर अगर ऑफर किया जाता है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कैरेक्टर कैसा है। मतलब इस कैरेक्टर को अगर इस कहानी से निकाल दिया जाए तो कहानी वैलिड रहती है नहीं रहती है। अगर कैरेक्टर अच्छी तरीके से लिखा हुआ ना हो तो उस कैरेक्टर करके कोई फायदा नहीं। मैं एक यस मैन की तरह से काम करता हूँ कि मैं आते ही ना नहीं बोलता हूँ, मैं सबसे पहले हाँ बोलता हूँ। 0.1% चांस होगा जहाँ मैं जाके ना बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि जो मुझे 5 रुपये दे रहा है उसके लिए भी मैं 100 रुपये का काम करता हूँ। जो जो मुझे 200 रुपये देगा उसके लिए भी मैं 100 रुपये का ही काम करूँगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊँ ना कि अगर एक बार सीरीज वर्क नहीं करता तो कुछ भी नहीं वर्क करता। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि अब सीरीज तो बहुत बेकार था, बहुत बकवास था, लेकिन जब आप आते थे बड़ा मजा आता था। मैंने बोला यार वो तुम्हारा प्यार बोल रहा है। बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स में इतने सारे बेहतरीन शोज आते हैं तो लोगों का ना टेस्ट बट चेंज हो चुका है। लोग सहूलियत के हिसाब से अपने पर्सनल मी टाइम में चीज़ें देखते हैं। अब एंटरटेनमेंट उनके प्राइवेट डोमेन में आ चुका है। कैसे मिशन रिलीज हो चुके हैं, रिलीज हो गई, कब रिलीज हुई पता ही नहीं चला। तो अगर पता नहीं चलेगा तो लोग कैसे जाएंगे। लकी ड्रॉ है ना आज के तारीख में। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा और लोग देखेंगे कैसे। तो मिशन रानीगंज के साथ भी वैसे ही हुआ था। आपको पता है कि हिना जिस परिस्थिति से जूझ रही है, और जब हिना ने ये काम किया था, हमने जब ये शो किया था तब उस टाइम हमको पता ही नहीं था कि हिना के साथ ये सब हो रहा है। बिकॉज तब तक डायग्नोज नहीं हुआ था। तब तक डायग्नोज नहीं हुआ था। लेकिन अमरीश पुरी साहब को देखा जाए तो उन्होंने तो मतलब एक नया चैप्टर विलेंस का शुरू कर दिया। मतलब कुछ भी, मतलब ठकराल से लेके शुरू करके ये झटकाना वो झटकाना, मतलब नाम लीजिए और भूकंप खुश हुआ, सोम सोम सामो सासा, क्या नहीं किया उन्होंने। पुलिस वाला तो पुलिस वाला है, वो तो एक वर्दी पहना हुआ है, लेकिन अव्वल तो इंसान है ना। तो अगर इंसान की तरफ से अगर उसको देखा जाए तो आप उसको सुपर ह्यूमन कभी मानेंगे नहीं। दादा फिल्म कैसी भी हो, किसकी भी हो, सीरीज कैसी भी हो, किसकी भी हो, जब आपको देखते हैं तो लगता है कि मतलब दमदार काम किया। तो ये एक इमेज आपकी एज अ जर्नलिस्ट भी मेरी नज़रों में है, और जब भी जिससे बात होती है, कभी आपके साथ इंटरव्यू किया, कभी राउंड टेबल किया, तो मतलब लोग देख के एकदम रिएक्शन ही होता, अरे कमाल किया। अरे थैंक यू जी, आपको थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों का बड़प्पन है, सबका प्यार है, बस ही है। सो आज एक्सप्लोर करते हैं आपकी जर्नी, और क्या कमाल के एक्टर को वो कमाल का ड्यू भी मिलता है, नहीं मिलता वो क्योंकि देख के हम तारीफ बहुत करते हैं, ताली भी बजाते हैं, और यार मजा आ गया। मैं अभी आपसे कह रहा था कि वेब सीरीज देख रहा था मैं, अनदेखी, गृहलक्ष्मी मैंने देखी आपकी रिसेंटली, और अभी अक्षय कुमार वाली फिल्म का आप जो जिक्र कर रहे थे उसमें आपका बहुत कमाल का रोल है, मिशन रानीगंज। तो अभी जब काम करते हैं, इतने साल आपको काम करते हुए हो गए, अभी कैरेक्टर जब चूज करते हैं तो क्या दिमाग में रहता है, या फिर दिमाग में बहुत और भी चीजें रहती हैं, कमर्शियल एंगल भी रहता है, बड़ी चीजें रहती हैं, क्या एग्जैक्टली क्या किस स्टेज पे हैं एज एन एक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं? एज एन एक्टर, जैसे अगर मुझे कभी कोई कैरेक्टर अगर ऑफर किया जाता तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कैरेक्टर कैसा है। मतलब किस कहानी में कैरेक्टर कर क्या रहा है। मतलब इस कैरेक्टर को अगर इस कहानी से निकाल दिया जाए तो कहानी वैलिड रहती है नहीं रहती है। तो अगर अगर इस कैरेक्टर के बिना भी अगर कहानी चल सकती है तो उस रोल में कुछ नहीं है। अगर उस वो कहानी का अगर ओतप्रोत हिस्सा हो, मतलब वो किरदार, तभी वो किरदार करने का मज़ा है, मतलब है। क्योंकि क्योंकि ये थिएटर तो है नहीं कि आप स्टेज में चढ़ जाएंगे, उसके बाद 1.5 घंटा आपके पास स्टेज में है और आप कुछ भी इम्प्रोवाइज करते रहेंगे, ऑडियंस आप ही को देख रहे हैं। यहाँ वो वाला सिस्टम है नहीं। यहाँ कैमरा का लेंस आपकी तरफ घूमेगा तभी आप दिखेंगे, और वो वाला जो फुटेज है वो टेबल पे जाके निकल नहीं जाएगा। कट काट के आप निकाल नहीं देंगे तभी वो रहेगा। तो ये शर्तें हैं। तो इसीलिए अगर कैरेक्टर अच्छी तरीके से लिखा हुआ ना हो तो उस कैरेक्टर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अव्वल तो सबसे पहले मैं कैरेक्टर देखता हूँ कि कैरेक्टर क्या है, क्या कैरेक्टर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखता हूँ कि फिर कहानी में जान है या नहीं, दम है कि नहीं। फिर आप देखते हैं कि ऑन्सेम्बल कैसे है, मतलब आपके साथ और कौन कौन है। उससे आपके प्रोजेक्ट का ग्रेविटास भी पता चलता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने क्या सोचा है, कौन कौन किस तरीके के एक्टर्स को चुने उनको।
तो वहाँ से आपको फ्रेम भी पता चलता है, कि फ्रेम ऑफ माइंड भी पता चलता है कि ये किस तरफ लेके जाने वाले स्टोरी को, है ना। तो आप तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर डेट्स आज की तारीख में एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है कि अगर आपके पास अगर पहले का कोई कमिटमेंट हो, उन दिनों में अगर ये कोई शो आ जाए तो फिर एक डिफ़िकल्ट बात हो जाती है। फिर ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स, बाकी लॉजिस्टिक्स भी होती है। तो वो सारी चीज़ें सब कुछ करने के बाद आप एक प्रोजेक्ट को हाँ बोलते हैं। लेकिन मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए अमित ज़्यादातर यही होता है कि मैं एक यस मैन की तरह से काम करता हूँ कि मैं आते ही ना नहीं बोलता हूँ, मैं सबसे पहले हाँ बोलता हूँ, और हाँ बोलता हूँ और सुनता हूँ, क्योंकि वो बहुत वैलिड लगता है मुझे। क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ तो मेहनत किया है, मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, और वो अगर मैं ना सुनूं, पहले ही नकार दूं कि नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अगर पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे पास पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है, एक जूम कॉल कर लो, बैठ के सुन लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन मैं यस मैन ही हूँ। मतलब वो 0.1% चांस होगा जहाँ मैं जाके ना बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा मेरे से, अदरवाइज मैं हाँ ही बोलता हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि फिल्म खराब है, वेब सीरीज खराब है, प्रोजेक्ट खराब है, लेकिन आपका काम अच्छा है, उसकी तारीफ हो रही है, ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ? यार ऐसा ऐसा भी बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊँ ना कि अगर एक बार सीरीज वर्क नहीं करता तो कुछ भी नहीं वर्क करता। अगर आप क्योंकि ये कोहेसिव आर्ट फॉर्म है, एक ऑर्गेनिक आर्ट फॉर्म है, इसमें अगर अलग अलग से आप दिख रहे हैं, या अलग से कैमरा वर्क दिख रहा है, या अलग से वादियाँ दिख रही है, या अलग से म्यूजिक दिख रहा है, यार सब बहुत खराब था म्यूजिक, इसका मतलब वो है ही नहीं, वो सीरीज काम ही नहीं कर रहा है। क्योंकि सीरीज अगर अच्छा नहीं दिख रहा है, सीरीज अगर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप कैसे वर्क कर सकते हैं। तो वो नहीं होता है। लेकिन वो ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि यार अब सीरीज तो बहुत बेकार था, बहुत बकवास था, लेकिन जब आप आते थे बड़ा मजा आता था। मैंने बोला यार वो तुम्हारा प्यार बोल रहा है। यार नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किरदार में वजन डालते हो तो ही लोग कहते हैं। वो मैं कोशिश करता हूँ, वो मैं लगा रहता हूँ, लेकिन वो मेरी शिद्दत है। वो देखो अमित, वो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि जो मुझे 5 रुपए दे रहा है उसके लिए भी मैं 100 रुपए का काम करता हूँ, जो जो मुझे 200 रुपया देगा उसके लिए भी मैं 100 रुपए का ही काम करूंगा। क्योंकि 100 तो मेरा 100 तो मेरा मार्जिनल है ना, इसके ऊपर तो मैं जा नहीं सकता। 200 मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं 100% ही दूंगा जब दूंगा। तो 5 रुपए वाले को भी 100 दूंगा, 200 वाले को भी 100 दूंगा। तो कितने भी खराब प्रोजेक्ट किया ना, कभी कभार ऐसे भी होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ। मैं कभी कभार बिल्कुल मुफ्त में काम करता हूँ, बिकॉज कोई एक लड़का आया, दादा एक दिन शूटिंग करूँगा, एक शॉर्ट फिल्म करनी है, आपको करना ही है दादा। मैंने बोला चल एक दिन ले ले और कर ले। लेकिन उसमें अगर 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 आपको कुछ मिला नहीं, कि बाद में भाई यार वेस्ट हो गया यार, तेरे को मैंने एक दिन टाइम दिया, तूने ये क्या बनाया, कुछ और बना लेता, मतलब कुछ। तो वो शिद्दत जब आपको किसी और से भी मिसिंग रहती है ना, फिर मजा नहीं आता। फिर मजा नहीं आता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता ना, जैसे मिशन रानीगंज, मुझे बड़ी अच्छी फिल्म लगी वो, बहुत अच्छी कास्ट थी उसमें, बहुत टैलेंटेड एक्टर्स एक साथ थे, आपका बड़ा प्रोमिनेंट रोल था, नेगेटिव रोल था उसमें, बट अक्षय कुमार खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि यार वो पता नहीं क्यों चली नहीं यार वो पिक्चर। कई बार ऐसा भी होता है, पिक्चर भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट वर्क नहीं करती है। क्या होता है ना कि मैं जैसे कि मैं हमेशा आजकल कहता रहता हूँ कि ये आज की तारीख में सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओटीटी। कि ओटीटी का इतने वर्सटाइल वेरीड कंटेंट होता है, इतने सारे बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स में इतने सारे बेहतरीन शोज आते हैं, तो लोगों का ना टेस्ट बड चेंज हो चुका है। लोगों का टेस्ट बड भी चेंज हो चुका है। लोग सहूलियत के हिसाब से अपने पर्सनल मी टाइम में चीज़ें देखते हैं। अब एंटरटेनमेंट उनके प्राइवेट डोमेन में आ चुका है। घर में बैठ के आराम से आप बैठ के चीज़ें देख सकते हो। तो आप सिनेमा हॉल में जाएंगे क्यों? सिनेमा हॉल में जाएंगे इसीलिए जाएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ बने और ऐसी चीज़ों के बारे में हमको पता चले जिसका मैग्नम ऑपस हो, और जो जिसको थिएट्रिकल एक
एक्सपीरियंस मिले, इसलिए आप सिनेमा में जाएंगे। तो मिशन रानीगंज जैसे फिल्म है, अगर ऑडियंस, जैसे कि मेरे को बहुत सारे ऑडियंस बाद में मिले, दादा मिशन रानीगंज रिलीज हो चुके हैं, रिलीज हो गई, कब रिलीज हुई, पता ही नहीं चला। तो अगर अगर पता नहीं चलेगा तो लोग कैसे जाएंगे? वैसे ही लोग वैसे ही सिनेमा में फुटफॉल कम हो रहा है। वहाँ भी अगर चीज़ें अगर उनको दिख ही नहीं रही है, क्योंकि लकी ड्रॉ है आज की तारीख में। आज की तारीख में कौन सा शो आप देखेंगे, ये लकी ड्रॉ के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके पास अगर जानकारी नहीं होगी कि जो ये सीरीज ऑन हुई है, ये सीरीज, जैसे कि मेरे एक शो था, मैं वो अमेजॉन का शो था, वो अमेजॉन में उसने वो शो को उन्होंने साइलेंटली ड्रॉप कर दिया। तो वो साइलेंटली ड्रॉप किया हुआ था, तो उसका कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं था। तो मैं बाद में लोगों को पर्सनली मैसेज किया, भाई अमेजन में एक शो है, बहुत प्यारा शो है, बहुत मेहनत करके बनाई हुई शो है, देख। लेकिन लोगों को पता ही नहीं। एक मैं हूँ मोनिका करके, हाँ, मैं हूँ मोनिका करके एक शो था, वो साइलेंटली ड्रॉप हुआ था। हाँ प्लीज देख लेना, प्लीज देख ले। हाँ, मैं वही कहूँगी कि वो चीज पहुंचती नहीं है, पहुंचती मुझे ही नहीं पता। मतलब मैं हर हफ्ते 10 चीजें रिव्यू करता हूँ, मुझे भी पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। एक दिन मेरे को सडनली मेरे एक दोस्त ने फोन करके बोला कि दादा ये अमेजन में साइलेंटली ड्रॉप हो गया और आ गई शो। तो लकी ड्रॉ है ना आज की तारीख में। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा और लोग देखेंगे कैसे? तो मिशन रानीगंज के साथ भी वैसे ही हुआ था। एक और सीरीज आपकी रिसेंटली आई, गृह लक्ष्मी, जिसमें आपने नेगेटिव रोल प्ले किया है, डॉन का किरदार, और बहुत प्रोमिनेंट है उसमें भी रोल, सारे एपिसोड्स में आप हैं। उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता, वो एपिकॉन नाम के प्लेटफॉर्म पे आई। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा उसके बारे में भी बताइए, ताकि वो भी लोगों तक पहुँचे। कम से कम इस इंटरव्यू को जितने लोग देखेंगे, कम से कम उतने ही लोग जाके जो देखें, क्योंकि डिसेंट शो है, मैंने देखा है। और मतलब 8 एपिसोड हैं, छोटे छोटे एपिसोड हैं, जल्दी, बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया, बहुत बिंज वर्दी शो है, बहुत बिंज वर्दी शो है, बिल्कुल। आप आराम से लगा लीजिए, अच्छा आपका उसमें टाइम पास होता है और आप एंटरटेन होते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बिंज वर्दी शो है। हमने लास्ट ईयर अप्रैल में ये शूट किया था, हल्द्वानी में हमने शूट की थी। और ऑफ कोर्स आज के तारीख में सबको पता है कि हिना जिस परिस्थिति से जूझ रही है, उसके जो अंदरूनी जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सबको पता ही है अभी। और जब हिना ने ये काम किया था, हमने जब ये शो किया था, तब उस टाइम हमको पता ही नहीं था कि हिना के साथ ये सब हो रहा है, बिकॉज तब तक डायग्नोज नहीं हुआ था। तब तक डायग्नोज नहीं हुआ था। फिर जून में जाके पता चला कि हिना इस स्थिति से गुजर रही है। तो लेकिन वो इतनी एनर्जेटिक एक्ट्रेस है, इतना कमाल की बेहतरीन अदाकारा है कि जब वो शूटिंग करती थी तब बिल्कुल पता नहीं चलता था कि यार क्या चल रहा है। यार शूटिंग के बीच में डायग्नोज हो गया था? ना, डायग्नोज नहीं हुआ था। तो इसीलिए, लेकिन एक बाद में डायग्नोज हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर तो हो ही रहा था। लेकिन वो उसका भी भनक नहीं पड़ा, मतलब नो कि क्या, क्योंकि रात को जब भी मतलब अपना हमारे नाइट शूट बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि पूरा नाइटी। तो रात को 2 बजे 3 बजे शी वॉज द सेम एनर्जी के साथ वो ऐसे ही मिलती थी। सो बेहतरीन है। तो हाँ, एक इस शो में चंकी पांडे है, फिर अपना राहुल देव है, सो और भी बेहतरीन सारे एक्टर्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एपीकॉन इज़ अ न्यू पोर्टल, न्यू प्लेटफॉर्म। तो अभी चक्कर ये है कि जब हमने मुंबई में काफ़ी मतलब इन्होंने काफ़ी होर्डिंग्स लगाई, काफ़ी पब्लिसिटी हुई, लेकिन जहाँ तक अगर चैनल अगर न्यू है तो फिर उस हिसाब से हमको थोड़ा सा लोगों को बताना पड़ेगा कि लोग सब्सक्राइब करें, लोग देखें। हालांकि बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन है, कुछ 149 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन है। तो बिंज वर्दी शो है, लोग देखें, बस यही कहना चाहेंगे आप। लेकिन क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म होता तो ऑलरेडी लोगों के पास इसके सब्सक्रिप्शन होते हैं और वो चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि एक और नया प्लेटफॉर्म आ गया, कितने सब्सक्रिप्शंस लेंगे। हाँ, तो वो ये भी एक कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है कि यार ऐसा प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लो
जिसमें जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें दिख रही हैं, तो या फिर कोई क्यूमुलेटिव कुछ मिल जाए कि जिसमें सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक साथ आ जाएं। अच्छा, नेगेटिव रोल आप खूब करते हैं। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव मिला के ही करता हूँ। मतलब नेगेटिव, तो अभी जब नेगेटिव रोल करते हैं, क्योंकि मैं जब भी आपको नेगेटिव रोल में देखता हूं कुछ ना कुछ उसमें आप एक एक्स्ट्रा चीज डालते हैं। मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ डिक्शन में डालेंगे या कुछ कहीं डालेंगे। जैसे मुझे लगा अमरीश पुरी जब किया करते थे, बहुत सारे नेगेटिव रोल किया करते, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे, या तो बालों को झटका देंगे। लेजेंड है वो, बिल्कुल लेजेंड है, मतलब लेजेंड है। मतलब वो तो हमें एक्चुअली अमरीश पुरी साहब ने हिंदुस्तान में विलेन के कैरेक्टर्स को इतना पॉपुलराइज किया। अदरवाइज शोले, गब्बर सिंह, अमजद साहब है, और कुछ कुछ है जैसे कि सदाशिव अमरपुरकर उसमें सड़क में ऐसे बहुत ही ऐसे 4-5 किरदार है। लेकिन अमरीश पुरी साहब को देखा जाए तो उन्होंने तो मतलब एक नया चैप्टर विलेंस का शुरू कर दिया। मतलब कुछ भी, मतलब ठकराल से लेके शुरू करके ये झटकाना, वो झटकाना, नाम लीजिए, और भोगाम्बो खुशवा, सोम सोम सामू सासा, क्या नहीं किया उन्होंने, क्या नहीं किया। मतलब अलग लेवल है उनका। तो व्हेन यू प्ले नेगेटिव रोल, जब फिर से आता है कि अच्छा एक नेगेटिव रोल प्ले करना है, क्या मतलब खुद के इनपुट्स भी होते हैं उसमें डालते हैं आप? बिकॉज अल्टीमेटली हम आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहा है उसको नहीं पता राइटर कौन है, स्क्रीन प्ले किसने लिखा। मोस्टली डायरेक्टर्स का नाम लोग नहीं जानते हैं, आम लोगों की बात कर रहा हूं। अनलेस एंड अनटिल डायरेक्टर कोई बहुत बड़ा है तो ठीक है, बट लोग परफॉर्मेंस देखेंगे, तो उसमें आपका अपना इनपुट कितना होता है? काफी होता है, काफी देने की कोशिश कर, बिकॉज दैट इज माय क्राफ्ट ना। एंड ऑफ द डे मेरा काम ये होता है कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ एक पेज में, सेम पेज में रहते हुए अपना किरदार निभाना, और उसमें अपना क्राफ्ट भी तो आएगा। मतलब मैं अपने क्राफ्ट को भी तो लेके आऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ में बिलीव नहीं करता, वो चीज़ मैं बहुत कम करता हूँ, मैं गिमिक में बिलीव नहीं करता। तो मैं इसलिए किसी कैरेक्टर में ना गिमिक नहीं डालता हूँ कि कुछ कैरेक्टर के गिमिक ही कैरेक्टर हो, क्योंकि वो गिमिक जो है, गिमिक बार बार नहीं चलता। गिमिक, मान लीजिए कि आपने एक कैरेक्टर में गिमिक कर दी, इसलिए अमरीश पुरी साहब इसलिए बहुत बड़े लेवल के एक्टर है, वो गिमिक रिपीट नहीं करते थे। तो अगर वो ऐसा बाल झटकाना था तो एक ही बार करेंगे। वो हर किरदार में नहीं करेंगे। लेकिन तो हर किरदार में जब आप गिमिक एक ही गिमिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो फॉल फ्लैट गिरता है। फिर आपको पता चल जाता है कि आप बहुत ही लिमिटेड एक्टर है, कि आप गिमिक ही काम कर रहे हैं। गिमिक को छोड़ के मैं थोड़ा सा गिमिक से बचता हूँ, गिमिक को छोड़ के रिफ्रेन करता हूँ अपने गिमिक से, और जितना उसको नेचुरली कर सकता हूँ उस किरदार के बारे में, वहां से कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। उस किरदार का ऐसा कुछ ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि किरदार क्या क्या कर सकता है। जैसे अभी मैं रिसेंटली अनदेखी देख रहा था फिर से, जिसमें आपका पुलिस वाले का किरदार है, तो बहुत इजी, मतलब वहां पे गुंडे हैं, वो हैं, बट यू डोंट शाउट। बंदूक भी दिखा रहा है तो सिर के नीचे करो मतलब, तो वो ईज जो होती है वो, क्योंकि नॉर्मली पुलिस वाले का मतलब होता है अच्छा उसको बंदूक दिखा रहे हैं, वो सिम्बा सूर्यवंशी, वो चिल्लाएगा मैं तेरे को बताता हूं ये वो, जैसा कि हम ग्लोरीफाइड पुलिस वाले देखते हैं। बट लोग रिलेट करते हैं ऐसे कैरेक्टर से, जैसे अभी पाताल लोक में हाथीराम चौधरी, तो कह रहे यार बिल्कुल, मतलब हमारे पापा पुलिस में हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं। तो आपको लगता है कि अभी जो इस तरह के किरदार हैं जो रियल हैं एकदम, कि वो पुलिस वाला ऐसे ही होगा, पुलिस वाला जो है वो सिक्स पैक वाला नहीं होता है। मतलब आपको, मुझे लगता है कि शायद पूरी पुलिस फोर्स में अगर दिल्ली मुंबई में ढूंढोगे 2-4 ही मिलेंगे सिक्स पैक वाले, बाकी सब नॉर्मल लोगों की तरह ही होंगे। तो ये जब पुलिस का किरदार प्ले करते हैं तो दिमाग में क्या, कौन सा रेफरेंस रहता है? ऐसा कोई रेफरेंस रहता ही कुछ नहीं, आप मैं अपने हिसाब से करता हूँ चीजें, क्योंकि मेरा रेफरेंस वही है। मेरा रेफरेंस सिंपल सी बात है, मेरा डायरेक्टर एंड राइटर्स, ये डायरेक्टर जो चाहता है उसी तरीके से मैं चीज़ों को करता हूँ, बस अपना क्राफ्ट डालता हूँ। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब एक वो पुलिस वाला है, ही इज़ अ डीएसपी, सब कुछ ठीक है,
उसका भी परिवार है यार, उसको भी तो बंदूक, मतलब बंदूक से अगर कोई गुंडा गोली मार देगा तो क्या होगा, मर जाएगा ना। राइट। तो ये सारी चीजें उसको भी पता है कि तो एक इंसान कैसे बिहेव करेगा। पुलिस वाला तो पुलिस वाला है, वो तो एक वर्दी पहना हुआ है, लेकिन अव्वल तो एक इंसान है ना। तो अगर इंसान की तरफ से अगर उसको देखा जाए तो आप उसको सुपर ह्यूमन कभी मानेंगे नहीं, वो अपने एक्शन से होता है सुपर ह्यूमन। अच्छा, थोड़ा सा आप अगर फ्लैशबैक में चले, व्हेन यू फर्स्ट थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, दिमाग में सबसे पहला कीड़ा कब काटा कि एक्टर बनेंगे आप? यार ऐसा कुछ कीड़ा नहीं काटा था, मतलब जब पहली बार जब जिंदगी में मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मुझे अवार्ड मिला था, जब हम लोग प्ले करते थे और हमको सबसे पहली बार अ, ए, सबसे पहली बार एक शायद आईआईटी खड़गपुर में हम लोग स्प्रिंग फेस्टिवल में प्ले करने गए थे, और सबसे पहली बार शायद मुझे वहाँ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। कॉलेज, मतलब हम लोग, हमारे कॉलेज का टीम था, जो बाद में हमने उस टीम को लेकर बाद में हमने प्रोफेशनल, हमने हमने ग्रुप बना दिया। लेकिन उस टाइम हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग एक प्ले करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाते थे। तो सबसे पहली बार जब मुझे मिला कि यार अवार्ड बेस्ट एक्टर का, तो सबसे पहले लाइफ में आपको कोई वैलिडेशन मिलता है किसी काम के लिए कि भाई तू बहुत अच्छा करता है, तू बेस्ट एक्टर है। बेस्ट एक्टर का प्राइज़ मिला, 500 रुपये मिला, कैश प्राइज़ मिलते थे। ऐसे 3-4 बार और मिला। फिर उसके बाद आईपीटीए का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन था सॉल्ट लेक स्टेडियम में, वहाँ आईपीटीए के थिएटर कंपटीशन में आई वॉज अवार्डेड बेस्ट एक्टर इन 1993 बिफोर ज्वाइनिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ओनली। सो फिर वहाँ और एक वैलिडेशन, बहुत बड़ा वैलिडेशन मिला। तब मुझे लगा कि यार एक्टर तो मैं हूँ, क्योंकि अवार्ड तो मिल गया, लेकिन अभी मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ, कैसे लेके जाऊँ आगे। तब मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला कि अगर मैं यहाँ पढ़ूँ तो एटलीस्ट इतने बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ से निकले हुए हैं, तो कुछ तो फ़ायदा होगा। देन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहीं से चालू हो गया। फिर तो फर्स्ट टाइम में क्लियर किया आपने? फर्स्ट टाइम में क्लियर किया। तो आपने रेपेट्री में भी काम किया या रेपट्री में भी काम किया, कितना 3 टाइम? साल। ओह, 3 साल यू 3 वर्कड साल इन रेपेट्री। हाँ। मुझे लगता है वो जो एक चीज है ना एनएसडी वाली, मतलब मैं अक्सर पूछता हूँ जो एनएसडी के एक्टर्स होते हैं, बट कहीं मुझे वो जो रेपेट्री में काम करते हैं, जो वहाँ, तो जब व्हेन दे एक्ट ना कहीं ना वो जो एक कन्विक्शन होता है वो नजर आता है। मतलब पता नहीं क्या है उस जगह में कि व्हेनेवर, अभी मैं रिसेंटली आई वाज इन उदयपुर, तो वहाँ पे एक फेस्टिवल था उदयपुर टेल्स। तो देयर वाज वन पर्सन, अजय कुमार, वो एनएसडी में फैकल्टी हैं। अच्छा। उन्होंने वहाँ एक कहानी पेश की, मतलब उन्होंने एक्ट भी किया। पहली बार मैंने देखा, म्यूजिक भी बज रहा था, ये वो, मतलब मैं हैरान रह गया कि यार ये क्या कमाल, इन्होंने किस तरीके से कहानी को प्रेजेंट किया है, खुद ही कपड़े चेंज कर रहे हैं खुद ही। बट क्योंकि वो एनएसडी से थे, जो एक इम्पैक्ट था, बहुत सारे लोग वहाँ कहानियां सुनाने आए, अच्छे अच्छे प्रेजेंटर्स आए, बट जो उनमें बात थी ना, वो एकदम सीधे दिल को जाके छुई। तो क्या है ऐसा एनएसडी की मिट्टी में, एनएसडी के पानी में, एनएसडी की हवा में, जो कहीं ना कहीं आपको तराश देता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया? देखिए देखिए, एनएसडी ना एक ऐसी जगह है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल, जहाँ 20 लोग का सिलेक्शन होता है, सब स्कॉलरशिप है, सबको स्कॉलरशिप मिलता है। तो वहाँ आप जाके आराम से एक समर हॉलीडे बिता सकते हैं, 3 साल बढ़िया, खाइए पिए ऐश कीजिए। बाराखंबा रोड बाजू में है, अब न्यू दिल्ली 1 में है, मंडी हाउस में, चारों तरफ ग्रीनरी, मतलब बढ़िया वेरी गुड सब, प्लेस। वेरी गुड प्लेस। या तो फिर आप पढ़ाई कीजिए वहाँ, आपको तराशिए, क्योंकि एनएसडी एक ऐसी जगह है, एनएसडी आपको मार के तो सिखाने वाला तो है नहीं, किसी को भी नहीं सिखाया, किसी को भी सिखाएंगे, मतलब और खुद ही सीखता है। और ऊपर से एनएसडी एक ऐसी जगह है, एनएसडी में आपको वाकई कुछ नहीं सिखाते, एनएसडी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, एनएसडी आपको प्रोवाइड करते हैं, एनएसडी द प्रोवाइडर, एनएसडी आपको प्रोवाइड करता है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छे लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं, अच्छे स्टूडियोज़ प्रोवाइड करते हैं। आप कीजिए, मतलब आप एनएसडी कोई नौसिखिए को भी नहीं लेता,
यानी एनएसडी के सिलेक्शन प्रोसीजर में, जो हमारे टाइम में थे, हमारे टाइम में सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले ही ये फॉर्म में लिखा रहता कि एटलीस्ट 10 नाटकों में हिस्सा लिया हुआ होना चाहिए। जब कोई 10 नाटक कर लेता है, 10 प्लेज का मतलब आपने शुरू कर दिया अपने करियर नाटक करने का। उसके बाद आपके फॉर्म को वेरीफाई करके 3 लोग उस पर रेफर करते हैं, रेफर करेंगे। तो फिर ऑलरेडी क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं मुंबई में बैठ के अगर प्ले कर रहा हूँ, तो मुंबई के जितने बड़े बड़े जो डायरेक्टर है, उनके अगर रेफरेंस लेटर मेरे नाम से चला जाता है, तो फिर ऑलरेडी उनको मालूम है कि यार ये झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, और ये 10 नाटक में काम किया हुआ है। फिर उसके तो ये क्राइटेरिया जो प्रोसेस है, जो इसमें यही पता चलता है कोई न्यू कमर्स नहीं आ रहा है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश बंदे जो है, जो डिजर्विंग है, उनको लेके आया जा रहा है, मतलब माली की तरह ऐसे फूल को उठा उठा के लेके आ रहा है। अब यहाँ ग्रो करो। तो एनएसडी वैसी जगह है, तो वहाँ जो अपना कर ले, जो ना करे वो ना करे। तो एनएसडी के बाद फिर मुंबई कैसे आना हुआ और क्या स्ट्रगल एनएसडी रहा? के बाद जो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खत्म करने के बाद मैंने एनएसडी रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन की। 3 साल मैंने वहाँ काम किया। 3 साल के बाद मैंने वो रेपर्टरी कंपनी का वो काम छोड़ दिया 3 साल में, क्योंकि उसके बाद फिर वो थोड़ा सा उधर थोड़ा सा माहौल भी ठीक नहीं था, जो कि थोड़ा सा मुझे घुटन सी महसूस होने लगी थी। तो फिर मैं 3 साल के बाद वो छोड़ा है। छोड़ने के बाद फिर मैं एक्चुअली मुंबई आने के लिए कुछ दिन मैंने कलकत्ता गया हुआ था, मॉम डैड से बात करके फिर वापस आया। तो आने के बाद पता चला कि मानसून वेडिंग की कास्टिंग चल रही है। तो मानसून वेडिंग के का रोल मुझे मिला, एक फर्स्ट फिल्म। तो वहाँ रोल मिला, वो रोल करने के बाद मैं सीधा मुंबई आ गया। देवडी की क्या कहानी? देवडी की कहानी ये थी कि अनुराग के साथ मैंने ब्लैक फ्राइडे किया था। ब्लैक फ्राइडे करने के बाद ब्लैक फ्राइडे में स्टे ऑर्डर आ गया था। फिर रिलीज़ नहीं हो रही थी। तो एक दिन अनुराग को पता चला कि अनुराग देवडी शुरू कर रहा है। अभय का कंसेप्ट है, विक्रम का लिखा हुआ है। तो मैंने बोला कि यार उसमें तो कोई कैरेक्टर तो है ही नहीं, तो देवदास में क्या कर लोगे? देवदास में या तो देवदास करोगे या तो चुन्नीलाल करोगे। तो मैंने बोला यार चुन्नीलाल मेरे को दे दे। तो उसने मेरे को बोला था, उस टाइम मुझे याद है, उसने मेरे को बोला था कि देख अभी मेरे ब्लैक फ्राइडे अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, रिलीज़ हो जाए और चल जाए तो मैं तेरे को चुन्नीलाल दे दूँगा। तो मेरा नसीब अच्छा था, ब्लैक फ्राइडे निकल भी गई, ब्लैक फ्राइडे चल भी गया था। तो उसने बोला कि ठीक है तो चुन्नीलाल कर ले। अनुराग कश्यप खुद भी इन दिनों बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए आपने अरे उनकी बाप रे बाप। महाराजा और राइफल क्लब तो बिल्कुल रिसेंटली देखी बिल्कुल, मैं। वो तो हमेशा से ही वो अनुराग तो मतलब आई थिंक हिंदू कॉलेज में भी वो ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में एक्टिंग ही करता था वो। हम तो एज अ डायरेक्टर जानते हैं ना, हाँ, बट अभी मैंने हाँ। राइफल, अभी उनका एक आया था कि यार मैं मुंबई छोड़ देना चाहता हूँ। तो उनको राइफल क्लब मैंने देखी, तो मैंने उनको इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा कि प्लीज लीव मुंबई बिकॉज साउथ इज डूइंग जस्टिस टू योर टैलेंट। ही शेयर्ड दैट। और वो वाकई में मतलब वो जो उन्होंने जो जिस कन्विक्शन से इज डूइंग नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब मुझे लगता है कि जितनी उनमें सिनेमा की ब्रिलियंस है ना, वो सब डाल देते हैं उसमें। अब वो मैं देख रहा हूँ कि वो एक शॉर्ट पहना हुआ है, शॉर्ट के ऊपर ब्लेजर पहन लिया उसने, वो जो विलन है राइफल क्लब का जो अनुराग कश्यप ने प्ले किया है। तो मतलब देख के एकदम आपको मजा आ जाता है कि क्या मतलब क्या कर रहा है आदमी, बहुत नेचुरल। तो वो कौन सी फिल्म रही, क्या देवडी रही या कोई और रही, जिसके बाद आपको लगा कि अच्छा ठीक है अब इंडस्ट्री को पता चल गया कि मेरा जैसा कोई एक्टर है जो अच्छी एक्टिंग करता है एंड उसको कंसीडर करना चाहिए? देवडी उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी कल्ट फिल्म थी। हाँ वो तो आज भी है, मतलब आज भी बहुत कहीं ना कहीं बड़ी, देवडी का नाम एक एक अलग अलग जगह, अलग लिस्ट में आता लिस्ट में आता है। है। देवडी, ब्लैक फ्राइडे, देवडी, ये सब अलग लिस्ट की फिल्म थी। तो देवडी करने के बाद तो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा क्रिटिकली लोगों ने काफ़ी अच्छा बोला, लोग काफ़ी प्यार देना शुरू किया।
ऐसे 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 एक्चुअली देखा जाए ना, कैसे काफ़ी सारी मेरी फिल्में थी, जैसे कि बीए पास के टाइम में भी सेम चीज़ हुआ, ब्लैक फ्राइडे के टाइम में सेम चीज़ हुआ। मैं दंदन दंदन गोल करके एक फिल्म की थी, उसमें भी ऐसी चीज़ें हुई, मतलब लोगों को अच्छा लगा। फिर परी आई अपना, अनुष्का शर्मा वाली, वहाँ भी लोगों को अच्छा लगा। तो नो, मैं I was there in the industry, मतलब you know, and everybody knew me, that I was there in the industry. मैं कहीं भी किसी से भी मिलने जाता हूँ तो एटलीस्ट लोगों को ये पता होता था कि यार यार इसने इस फिल्म में काम किया, उसने इस फिल्म में काम किया। बस काम इतनी क्वांटिटी में मिल नहीं रहे थे, बिकॉज बहुत सालों तक हमारी इंडस्ट्री डिफरेंट तरीके से फंक्शन कर रही थी। हमारी इंडस्ट्री में एक कोट एंड कोट कुछ एक इस तरीके की फिल्में होती थी कि जहाँ हीरो हीरोइन एक्शन वैक्शन, तो वहाँ हम जैसे एक्टरों के लिए कुछ रोल था ही नहीं। जब ये वाला जो मूवमेंट आया, अपना अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा, विशाल भारद्वाज, ये सारी चीज़ें जो एक कंटेंट ड्रिवन दिवाकर वगैरह आए, तो ये एक डिफरेंट चेंजेस आए, जिसके बलबूते पे, जिसके चलते फिर हम जैसे एक्टरों को काम मिलना शुरू हुआ। फिर आया ओटीटी। फिर ओटीटी आने के बाद वही वाला सेम सिस्टम शुरू हुआ कि लोगों को पता चला कि हम जिसको लायबिलिटी समझते थे, ये तो एसेट निकले। एग्जैक्टली। तो कभी ऐसा कोई रफ फेज आया जब लगा कि यार मतलब जो सोच के आए थे वो नहीं हो रहा है यार, मतलब? ऑफ कोर्स आता है। साल में एक काम कर रहा हूँ या साल में दो काम कर रहा हूँ, पता चल रहा है यार कुछ नहीं हो रहा है। और मैं थोड़ा सा उस टाइप का रिलैक्टेंट एक्टर हूँ, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं लोगों सबको सब हर कोई जानता है कि मुझे बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि ऑडिशन के लाइन में खड़ा हुआ हूँ। मैं जाता ही नहीं था। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि भाई मेरी ज़रूरत है तो मुझे बुलाओ, और जो टाइम देखो उस टाइम में आऊँगा, उस टाइम में मेरा ऑडिशन ले लो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं ऑडिशन नहीं देना चाहता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, आई विल कम फॉर द ऑडिशन एंड लुक टेस्ट, बट नॉट रैंडम। मतलब क्योंकि वो आपको ही डिसाइड करनी पड़ेगी ज़िंदगी में सारी चीज़ें। कुछ शर्तें तो आपकी खुद की होनी चाहिए, अदरवाइज अगर आप दुनिया की शर्तों में चलते रहोगे तो फिर तो ख़त्म ही होगी ना, चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो वो शर्तें मेरी थी। तो मैं हमेशा से इस तरीके से ही रिलैक्टेंट रह के ही मैं काम करता रहा। तो हम कहाँ थे, क्या बोल रहा था मैं, सवाल ये था कि लो फेज वाली बात हाँ हम कर लोग। रहे थे कि कभी। तो फिर मैं ऐसे ऐसे टाइम होता था, फिर उस टाइम में ऐसे लगता था कि यार, फिर मैं अपने आप को बोलता था कि मैं तो कहीं जाता भी नहीं हूँ यार, मैं तो कहीं जाता भी नहीं हूँ यार। मतलब तब आपको अचानक लगता है कि यार आप किसी फ़ोन उठाए, किसी को फ़ोन करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं। फिर मेरे को हमेशा ये लगता है कि यार मैसेज करके बोलूँ क्या। ये सबसे जुविनाइल बात है कि मैं एक एक्टर हूँ, मेरे साथ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बस खत्म हो जाती है बात। इसके आगे क्या बोले आदमी। तो किसी के साथ में मैं मिलने भी जाता हूँ ना, मतलब मान लीजिए बोले कि कॉफ़ी, चलो कॉफ़ी पीते हैं। अब कॉफ़ी पी रहे और बोल नहीं पाएंगे, किसी कुछ बोल ही नहीं पाया कि ये तो सबसे जुविनाइल बातें लगती है मेरे को, कि उसको तो मालूम है कि मैं क्यों, मतलब क्या बोलना चाहता हूँ। तो क्या बोले आदमी, और दो टूक बातें होती है, उसके आगे तो कुछ बात ही नहीं होती है, उसके आगे लाइफ की बातें हो सकती है। तो ऐसे फेजेस होते थे जब, तो अजीब लगता था, बुरा लगता था, लेकिन मैंने कभी इतना इंपॉर्टेंस इसलिए इनको दिया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि यार इनका पूरा इंपॉर्टेंस इसमें दे दूंगा तो मैं बाकी चीज़ें कुछ नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में। मतलब थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, ठीक है थोड़ा कम पैसे आ रहा है, नहीं है पैसे, दाल चावल, लेकिन थोड़ा मैं खाना बनाता हूँ, चलो घर में खाना बना के खाना खाते, थोड़ा चलो कहीं घूम के आ जाते। तो ये गाड़ी लेके निकल गए कि चलो अभी फ्लाइट व्लाइट का टिकट खर्चा नहीं कर सकते, बहुत महंगा है फ्लाइट की टिकट, इधर उधर नहीं जा सकते, लेकिन कोई काम नहीं है, लेकिन यही टाइम है थोड़ा फैमिली के साथ स्पेंड करने का। थोड़ा गाड़ी लिए, उठा के घूम 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 के आ गए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने इसलिए मैं फेजेस तो आती रहते हैं, फेजेस तो आती रहते हैं, लेकिन उस फेज को हैंडल आपको खुद को करना पड़ेगा।
क्योंकि आप अगर उन चीज़ को आपको सर पे चढ़ने देंगे तो घातक है। एक चीज और आपको लगता है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो ड्यू आपको मिला या कम मिला? नहीं, मतलब मुझे तो लगता है कि जो डिजर्व करता हूँ वो कम से कम काम कर रहा हूँ, कम से कम काम मिल रहा है, और मैं इस बात पे शुक्रगुजार हूँ कि काम मिल रहा है। अब इसका कोई अंत नहीं है, मतलब मैं कितना डिजर्व करता हूँ और कितना मुझे काम मिलना चाहिए और कितना मैं सेटिस्फाई हूँ, कितना सेटिस्फेक्शन का लेवल चलेगा मेरा, कहाँ तक मैं इस चीज़ को लेके जा सकता हूँ, नथिंग इज एवरीथिंग इज वेग एक्चुअली। ये इसका कोई कोई मतलब एक एक्टर चलता रहेगा अभी ज़िंदगी में, मतलब अभी जितने जब तक जान तब तक। एक आपको लगता है बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते अपनी, बहुत ज़्यादा पीआर नहीं करते अपना? आपको मैं कभी पेपराजी पेजेस पे नहीं देखता कि हाँ यार, आप पैप हुए, तो क्यों? पाप ही नहीं किया मैंने। पैसे नहीं देते आप हाँ पेपराजी पाप, को? हाँ हाँ पैसे हम अब पैसे वैसे देखिए, पेपरजी वेपरजी करना ये थोड़ा सा मतलब अ, होता नहीं है, मतलब कि वो सारी चीज़ें मतलब ठीक है, मतलब इतना अपने आप को इतना बिजी, इतना इम्पोर्टेंस इतना देने का कोई मतलब ही नहीं है बहुत ज़्यादा। बट उसी में सेटिस्फेक्शन है कि स्क्रीन पे जब ऑडियंस देख रही है तो बस कह रही है यार बस बस कमाल का काम किया। उसी में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बिल्कुल। कि आप काम करते रहिए और काम आता रहे और बस आप ऑडियंस प्यार करते रहे आपसे, यही तो काम है, यही तो सब कुछ। ये पेपराजी में मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, एयरपोर्ट में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो इनफैक्ट मैं अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे सामने कोई चल रहा है जिसके पैर, मैं और भी कोने में चले जाता हूँ। भाई मैं दिखना भी नहीं चाहता हूँ, ले ले तू पूरा पूरा अटेंशन तू ले, तू जा तू कर ये सब कुछ काम, क्योंकि मेरे को ये सब करना ही नहीं है, मेरे को तो काम करना है। चलिए, आप काम करते रहिए, ऐसे ही एंटरटेन बिल्कुल करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपसे हमेशा जब भी मिलता हूँ आपका काम देखता हूँ तो बड़ा मजा आता है। मतलब बहुत मुझे मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हैं आप। जब भी मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार, ये अब इस कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे से प्ले किया है। सो कीप ऑन डूइंग थैंक यू, गुड सिनेमा सर, एंड विश यू ऑल द डेफिनेटली, बेस्ट। एंड विल कीप मीटिंग सून, जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे 100%, हर चीज़ पे। और अगली 100%। बार मिलेंगे फिर और बहुत सी बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, नाइस थैंक यू सो मीटिंग। मच, नाइस थैंक यू, मीटिंग। थैंक्स।